तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। अब कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि हेल्पिंग वर्ब की क्या ज़रूरत है हमारे ग्रामर में, जाहिर है। तो हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो किसी भी मेन वर्ब को चेंज करने की औकात या हिम्मत रखता है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही मेन वर्ब अपना रूप चेंज करता है, चाहे वो V1 में जाता है या V3 में जाता है या V4 में जाता है, जिसमें भी जाता है फिलहाल। तो अब जानने की बात क्या है कि टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है। तो अगर आप देखें तो टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। 24 को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। पहले समझते हैं हम कि दो भाग ये कौन कौन से हैं। तो पहला हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है उसको दो भागों में हम बांट रहे हैं। एक की तरफ 11 है और दूसरी की तरफ 13 है। कितनी है? 13। अब देखो, भले हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है एक ही नाम का, लेकिन ये डिवाइड क्यों होता है? ये डिवाइड इसलिए होता है ताकि हम ये बता सके कि सबको हेल्पिंग वर्ब समझो, लेकिन दोनों अलग अलग काम करता है। ऐसा क्या होता है, कई बार ग्रामर पढ़ाते समय क्या होता है कि टीचर बता दिया हेल्पिंग वर्ब कितना 24 पढ़ लिए हम लोग, लेकिन अगर बीच में कोई एडवांस लेवल का पूछ दिया कि बताओ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटा गया। एक को कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे को कहते हैं एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सिलरी मतलब क्या? देखो क्या होता है, ग्रामर हम क्यों नहीं जानते या ग्रामर में हम लोगों को दिक्कत क्यों होता है? ग्रामर में दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि हमको उसके बारे में डीप पता नहीं होता, और जब डीप पता किसी को नहीं होता तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि हम ग्रामर पढ़ते जरूर हैं लेकिन उसको एग्जैक्ट जगह पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं कर पाते हैं। तो एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को तुम लोग पहले से जानते हो, जैसे भी हम लिखूंगा ना तुम पहचान जाओगे। इसी को आप मॉडल कहते हो। याद आया? इसी को क्या बोलते हो? मॉडल्स कहते हो। और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को भी तुम लोग अच्छे से जानते हो, बस जरूरत है इन दोनों को अलग अलग लिखने की। तो लिखे एक बार, देख ले कौन कौन है ना। तो अभी आप लिखिएगा नहीं क्योंकि पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन सा है। देखिए इधर ध्यान से, इज प्लस एम मिलकर बनता है वाज। इज और एम प्रेजेंट से मिलकर क्या बनता है? वाज। और जो इसमें बचा हुआ भाग है आर, इससे बनता है वर। क्या बनता है? वर। इन सब को जरूरत पड़ती है मेन वर्ब का V4। कोई दिक्कत? दूसरा हमारे पास बचा, ठीक है, आप लिख सकते हो डू प्लस डज इक्वल टू डीड। तो डू और डज मिलकर क्या बनता है? डीड। डू और डज प्रेजेंट सिंपल का है, ये पास्ट सिंपल में चेंज होता है, क्या बनता है? डीड। आप लिख सकते हो इसमें जरूरत पड़ता है हमें जिसकी वो है V1। क्लियर? अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा हैज प्लस हैव इक्वल टू हैड, और इनको जरूरत पड़ता है हमारा V3 का। ठीक है, हैज हो या हैव हो, ठीक है, या हैड हो, उसे जरूरत क्या पड़ती है? V3 का। इससे काउंट करके देखो कितनी संख्या आ रही है, देख लो एक बार फिर से। 11 है। क्लियर? इसकी संख्या कितनी है? 11। इन सबको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। आइए इधर देखिए, इधर क्या है, इसको आप मॉडल भी कह सकते हैं। तो अगली बार से अगर कोई तुमको एक्सिलरी वर्ब पूछ दे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कह सकते हैं। दिक्कत इतने हैं
कि यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर V4 लेता है, डू, डज V1 लेता है, डिड, और हैज, हैव, हैड V3 लेता है। लेकिन यहां जितना भी मॉडल हम लिखेंगे वो तुमको एक ही चीज मांगेगा, केवल इसको V1 चाहिए। क्या चाहिए? तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अलग अलग मेन वर्ब पे काम करता है, जबकि ये अलग अलग मेन वर्ब पे काम नहीं करता है। देखते हैं। देखो, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। क्या है बोलो? कुड। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होगा? मे का माइट। बोलो, सेल का क्या होगा? सेल का शुड होगा या नहीं होगा? विल का क्या होगा? विल का वुड। ये इतने ही मॉडल हैं जो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो सकते हैं। बाकी जितने मॉडल और इसमें हैं वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं होते और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे जैसे आएगा मस्ट, जैसे नीड, जैसे डेयर, फिर आउट टू, क्या आएगा? आउट टू, और फिर आएगा यूज टू। ठीक है। अब यहां पे हमने जितने के जितने मॉडल लिखे हैं ये सब के सब मॉडल केवल एक ही चीज का डिमांड करता है। क्या चीज का? V1 का। लेकिन एक शर्त है। कब तक? जब तक ये डिमांड सिर्फ एक ही चीज का तब तक करेगा जब तक ये लोग सिंगल हो, इनके साथ डबल फॉर्म ना जुड़ा हुआ हो। मतलब क्या? नहीं समझ में आया? आइए, अगर मैं लिखूं राम कैन, तो यहां जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा कैसा आएगा? V1 आएगा। अब मान लो हम लिखा राम कैन गो टू पटना, दिक्कत किसी को नहीं। तो देखो ध्यान से कि गो V1 फॉर्म है ना, है कि नहीं? लेकिन ऐसा ये तब तक काम करेगा जब तक कैन, कुड, मे, माइट सिंगल में आएगा। अगर ऐसा हो जाए कि चलो इसको एक बार देख लेते, अगर ऐसा हो जाए कि राम ठीक है, चलो भाई, अब मैंने यहां लिख दिया कुड, तो भी ये V1 लेगा ना। लेकिन मैंने क्या किया कि कुड के बगल में जोड़ दिया हैव। क्या कर दिया? हैव। तो जानते हो ये यहां पर V1 का डिमांड नहीं करेगा, ये डिमांड किसका करेगा? बोलो, V3 का। मैंने समझाने का मेरा मतलब ये था कि जब तक कुड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड अकेले हो तब तक ये हमेशा क्या मांगेगा? V1। और अगर इसके बगल में कोई चीज आ जाए, कुड हैव बीन आ जाए या विल हैव बीन आ जाए या वुड हैव बीन आ जाए, तो ये अपना अर्थ यहां पर चेंज कर देता है। समझ रहा है जी? तो अगर मुझे यहां पे देखना है कि राम कुड हैव, तो अब गो की जगह पर आ जाएगा गॉन। क्या आ जाएगा? गॉन टू पटना। अब ये इसलिए आया ऐसा क्योंकि हमने सेंटेंस का जो अर्थ है उसको भी बदला है और सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को भी बदला है। बदला है कि नहीं बदला है? जी। तो ये थे कुल 24 हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक तरफ हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और दूसरी तरफ एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो अगली बार अगर आपसे कोई सवाल करे कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी? 24, और उसका डिवीजन ना करे और डायरेक्ट बोल दे सिर्फ इतना ही है, तो आप स्पष्ट कह सकते हो नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब दो भाग में है, एक को हम प्राइमरी और दूसरे को एक्सिलरी कहते हैं। हो जाएगा? इसे लिख लीजिए।